इस वीडियो में गीजूभाई कृत दिवास्वप्न पुस्तक का विस्तृत विश्लेषण या समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है। बीएड में कई प्रकार के कार्य क्रियाकलाप बीएड छात्रा अध्यापिकाओं को करने होते हैं। उन्हीं कार्यों में एक पुस्तक समीक्षा बुक रिव्यू के रूप में सम्मिलित होता है। इस वीडियो में पुस्तक की समीक्षा करने का एक प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके लिए दिवास्वप्न डायरी नुमा उपन्यास का चयन किया गया है तथा उपन्यास कला के तत्व कथानक अथवा कथावस्तु, पात्र, संवाद, देश काल एवं परिस्थिति, भाषा शैली तथा उद्देश्य को आधार बनाया गया है। साथ ही उपन्यास की सार्थकता व शिक्षण जगत में प्रासंगिकता पर भी विचार किया गया है। यदि हमारे चैनल पर प्रस्तुत किए गए वीडियो आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें, ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाकर आपकी सहायता कर पाएं। दिवास्वप्न का खंड रूप में विभाजन। गीजूभाई ने अपने अनुभवों को आधार बनाकर दिवास्वप्न को 4 महत्वपूर्ण खंडों में विभाजित किया है। प्रथम खंड प्रयोग का आरंभ, द्वितीय खंड प्रयोग की प्रगति, तीसरा खंड 6 महीनों के अंत में, चौथा खंड अंतिम सम्मेलन। प्रयोग का आरंभ। प्रथम खंड। दिवास्वप्न में लेखक ने लक्ष्मी शंकर नामक शिक्षक पात्र की परिकल्पना की है। लक्ष्मी शंकर की विद्यालय में नियुक्ति के पश्चात प्रारंभिक 2 महीने तक उनको जो भी अनुभव विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच रहने पर हुआ, प्रथम खंड में उससे संबंधित चर्चा की गई है। इस खंड के अंतर्गत बालमन को समझाने का सफल प्रयास किया गया है। इस खंड में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार शिक्षक लक्ष्मी शंकर जी बाल मनोविज्ञान को समझते हुए बालकों की जिज्ञासाओं को जानकर उसी के अनुसार शिक्षण के लिए शिक्षण नीति तैयार करते हैं। प्रयोग की प्रगति। द्वितीय खंड। इस खंड के प्रारंभ तक शिक्षक बच्चों के मनोविज्ञान से भली भांति परिचित हो जाता है तथा कहानियों, खेल तथा नाटक व भ्रमण के माध्यम से शिक्षा को बालकों की रुचि के अनुरूप बनाकर उनको शिक्षित करने लगता है। 6 महीनों के अंत में तीसरा खंड। इस खंड के अंतर्गत शिक्षक द्वारा किए गए प्रयोगों का सकारात्मक रूप सामने दिखाई देता है तथा लक्ष्मी शंकर जी व बालकों के मध्य भय व परेशानी का माहौल नहीं रहता, अपितु दोनों शिक्षक व शिष्य एक दूसरे के लिए मित्रवत व्यवहार करते दिखाई देते हैं। अंतिम सम्मेलन। चौथा खंड। इस खंड में लक्ष्मी शंकर जी द्वारा किए गए सभी शैक्षणिक प्रयोग सफल सिद्ध होते हैं तथा विद्यालय के प्रधान अध्यापक, डायरेक्टर व अन्य शिक्षकगण पात्र लक्ष्मी शंकर की प्रशंसा करते हुए तथा उनसे कुछ सीख लेते हुए दिखाई देते हैं। माता पिता जो बच्चों के प्रति पूर्णतः उदासीन थे, वे इस खंड में जागरूक दिखाई देते हैं। दिवास्वप्न में प्रारंभिक शिक्षा के अंदर किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। दिवास्वप्न का सारांश। दिवास्वप्न एक ऐसे शिक्षक की काल्पनिक कथा है जो शिक्षण की परंपरागत विधियों व स्वरूप को नहीं स्वीकार करता। दिवास्वप्न में परिकल्पित सभी पात्रों में से शिक्षक लक्ष्मी शंकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पात्र गीजूभाई के शिक्षण संबंधी सभी विचारों व दृष्टिकोणों को पाठकों तक पहुंचाता है तथा यही पात्र तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की कमियों, स्वतंत्रता पूर्व सन 1932 तक की समयावधि में प्राथमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के वेतन व उनकी मनोदशा, प्रशासक वर्ग के प्रति शिक्षकों द्वारा की जाने वाली खुशामद तथा छात्रों को दिए जाने वाले कठोर शारीरिक दंड का ज्ञान पूर्ण रूप से पाठकों को कराता है। यह शिक्षक लक्ष्मी शंकर कथावस्तु के आरंभ से अंत तक उपस्थित रहता है तथा कहानी को आगे बढ़ाते हुए नायक की भूमिका निभाता है। शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से परिवर्तन बालकों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए जा सकते हैं। गीजूभाई के इन विचारों से शिक्षक लक्ष्मी शंकर पाठकों को अवगत कराता है। दिवास्वप्न की कहानी के प्रारंभ में यह दर्शाया गया है कि लक्ष्मी शंकर को एक विद्यालय
मदरसे में अध्यापन का अवसर प्राप्त होता है। इससे पूर्व उन्हें शिक्षण कार्य का कोई अनुभव भी नहीं था। उन्हें प्राथमिक विद्यालय की चौथी कक्षा में अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। यह मदरसा ऐसा था जहां शिक्षकों व विद्यार्थियों दोनों में ही अपने उद्देश्यों के प्रति उदासीनता थी। एक ओर जहां विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अरुचि दिखाई गई है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक भी बालकों के मनोभावना को समझने की कोई लालसा नहीं रखते, बल्कि वे एक ही पुरातन परिपाटी से चली आ रही शिक्षण विधियों तथा शारीरिक दंड का उपयोग कर विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव बनाना चाहते हैं। विद्यालय के ऐसे नीरस और बोझिल वातावरण में अपने शैक्षणिक प्रयोगों के माध्यम से शिक्षक लक्ष्मी शंकर न केवल रोमांच उत्पन्न करते हैं, अपितु विद्यार्थियों को अपने किस्सा गोई शैली के माध्यम से कहानियां सुनाकर मंत्रमुग्ध भी कर देते हैं। विद्यार्थियों को सभी प्रकार के विषयों का ज्ञान करवाने तथा शिक्षा के प्रति उनमें रुचि व उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए वे मुख्यतः कहानियों, खेल व भ्रमण को माध्यम बनाते थे। दिवास्वप्न की कहानी के अंत होने तक लक्ष्मी शंकर को अन्य पात्रों द्वारा न केवल सराहा गया, अपितु जो शिक्षक, डायरेक्टर व प्रधानाध्यापक तथा अभिभावक प्रारंभ में आकर उनका उपहास उड़ाते थे, वे ही बाद में उनकी प्रशंसा करते हैं तथा उनसे सीख लेते हैं व उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुरूप कार्य करते हैं। वहीं कहानी के अंत तक बालकों के अभिभावक भी जागरूक व अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के प्रति लगन देकर संतुष्ट दिखाई देते हैं। दिवास्वप्न में पात्रों का चयन। किसी भी कथानक को आगे बढ़ाने के लिए लेखक को कुछ पात्रों का चयन व निर्धारण करना रहता है, जिससे वे अपने विचारों को पात्रों के संवादों के माध्यम से पाठकों तक संप्रेषित कर सके। इसी प्रकार दिवास्वप्न में भी विभिन्न वर्गों के पात्रों का चयन किया गया है, जिन्होंने कथानक को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। उदाहरणार्थ, दिवास्वप्न के मुख्य पात्रों को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रशासक व उच्च पदाधिकारी वर्ग से संबंधित पात्रों के रूप में, जिसमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर साहब, शिक्षा अधिकारी व प्रधानाध्यापक थे। दूसरा वर्ग शिक्षक वर्ग से संबंधित पात्रों के रूप में, जिसमें लक्ष्मी शंकर, रामजीवन, वेड़ीलाल, चंपकलाल, शिव शंकर, विश्वनाथ, भद्र शंकर आदि थे। विद्यार्थी वर्ग से संबंधित पात्रों के रूप में शंकरलाल, रमणलाल, राघव, माधव, जीवनलाल, श्याम सुंदर, भीमाशंकर, देवी सिंह, खेमचंद, चंपक, नेमीचंद और सज्जनलाल आदि हैं। अभिभावक व गांव के लोगों में भगवान दर्जी, रघुजी, जीवन सेठ, राघव नाई, साहूकार व अमलदार इत्यादि सम्मिलित थे। उपदेशक व धर्मात्मा लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र परमहंस साधुजी महाराज थे। दिवास्वप्न की भाषा, संवाद शैली तथा इसे लिखने का प्रेरणा स्रोत। दिवास्वप्न मूलतः गुजराती भाषा की रचना है, जिसका रचना काल 1932 है। यह सर्वप्रथम काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा हिंदी में अनुदित की गई रचना है। उनके शब्दों में, गीजूभाई बधेका की 2 पुस्तकों का गुजराती से हिंदी अनुवाद करने का संकल्प मेरे मन में उठा था। दिवास्वप्न नामक एक अनूठी शैक्षणिक कहानी का हिंदी अनुवाद मैंने स्वयं इंदौर से निकाला। दिवास्वप्न की भाषा बहुत सरल है, इस कारण इसे सभी उम्र के पाठक रुचि सहित पढ़ सकते हैं। पात्रों की आवश्यकता अनुसार कुछ अंग्रेजी शब्दों व वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे लेखक के विचार सुस्पष्ट रूप से पाठकों तक पहुंचते हैं। दिवास्वप्न में रोचकता व उत्सुकता आदि से अंत तक निरंतर बनी रहती है तथा यह बहुत वृहद न होने के कारण एक ही बैठक में पढ़ी जा सकने वाली पुस्तक है। कथानक में रोचकता लाने के लिए मुहावरों का बखूबी प्रयोग किया गया है, जिनमें से कुछ को उदाहरणार्थ निम्नलिखित दर्शाया जा सकता है। लोहे के चने चबाना, पहले ही कौर में मक्खी आना, दिल बैठ जाना, भगीरथ को गंगा को लाना, फटी आंखों से देखना, मूंछों में मुस्कुराना, छाती धड़कना, आंखें खुलना, गले उतरना, भैंस के आगे भागवत पढ़ना आदि। दिवास्वप्न में कथा शैली का चुनाव किया गया है तथा अपने शैक्षणिक विचारों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए ही यह रचना गीजूभाई ने की। इस विषय में स्वयं लेखक के शब्दों में कही गई बात को उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है, जो अग्रलिखित है।
मुझको किसी ने कहा है कि भारी भरकम तात्विक लेखों के बजाय यदि मैं कथा शैली में शैक्षिक विचारों को संजोऊं तो मुझको प्रयत्न करने की प्रेरणा मिली और फलस्वरूप यह दिवास्वप्न रच गया। दिवास्वप्न की गद्य विधा का प्रकार तथा इसे लिखने का मुख्य उद्देश्य। गिजुभाई की यह पुस्तक किसी अध्यापक की डायरी के समान प्रतीत होती है तथा साहित्यिक विधा में डायरी नामक जो गद्य विधा प्रचलित है, दिवास्वप्न में भी वे सभी गुण विद्यमान हैं तथा पूरे एक वर्ष के अपने अनुभवों का लेखा जोखा इन्होंने प्रत्येक दिवस के रूप में न देकर महीनों के रूप में दर्शाया है, अर्थात कितने महीने समाप्त होने पर शिक्षण संबंधित कितनी प्रगति लक्ष्मी शंकर ने की, यह बात पुस्तक में दर्शाई गई है। लेखक द्वारा यह पुस्तक लिखे जाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को प्रेरणा प्रदान करना है तथा अभिभावकों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना है। इसकी रचना करने का एक उद्देश्य शिक्षकों से लेखक द्वारा ये निवेदन करना भी है कि वे नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पाठचर्या को बाल केंद्रित बनाकर शिक्षा प्रदान करें, तो बालक भी उनसे भयभीत होने की बजाय प्रेम पूर्ण व मित्रवत व्यवहार करेंगे। जब ऐसा होगा तभी शिक्षक व शिष्य दोनों ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाने में सफल होंगे। लेखक के शब्दों में, यह दिवास्वप्न मेरे जीवंत अनुभवों में से उपजा है तथा मुझे विश्वास है कि प्राणवान, क्रियावान, निष्ठावान शिक्षक अपने लिए भी इसे वास्तविक स्वरूप प्रदान कर सकेंगे। दिवास्वप्न की प्रासंगिकता। दिवास्वप्न जब लिखा गया था तब हमारा देश परतंत्र था। इसमें जिन शिक्षा संबंधी दोषों व समस्याओं का वर्णन किया गया है, उनमें से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ को तो दूर किया गया है, परंतु कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आज भी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। अतः इस रचना दिवास्वप्न की प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी बनी हुई है। भारत के जो शहरी क्षेत्र हैं वहां तो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित है तथा शिक्षण विधियां अनुभवजन्य व आधुनिक हैं तथा दंड विधान तो लगभग समाप्त ही हो गया है, परंतु भारत के पिछड़े हुए प्रांत व ग्रामीण क्षेत्र जहाँ विकास का नामो निशान नहीं है, वहाँ न तो पर्याप्त विद्यालय हैं न ही शिक्षा की आधुनिक पद्धति के अनुरूप पढ़ाया ही जाता है। वहाँ आज भी बालकों को कठोर दंड देकर बिना समझाए पाठ्यक्रम को कंठस्थ करवाने पर ही बल दिया जाता है। अतः भारतवर्ष में दिवास्वप्न की प्रासंगिकता तब तक बनी रहेगी जब तक शिक्षा जगत में शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण प्रक्रिया और शैक्षिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न बने रहेंगे। दिवास्वप्न शीर्षक की सार्थकता। दिवास्वप्न का अर्थ है दिन में देखा गया स्वप्न, अर्थात जागती हुई आंखों द्वारा देखा गया स्वप्न। गिजुभाई ने भी ऐसा ही एक स्वप्न देखा था जिसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को विद्यालय के भयपूर्ण वातावरण से मुक्त कराना। पुस्तक दिवास्वप्न में लक्ष्मी शंकर ने भावनगरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग कर ऐसे पढ़ाया कि चौथी कक्षा के छात्र अन्य कक्षा के छात्रों से अधिक सभ्य, अनुशासित व बुद्धिमान दिखते हैं। यह परिवर्तन उन सभी छात्रों में क्षणिक न होकर स्थायी रूप से होता है। अतः कहानी के प्रारंभ में जिस प्रकार लक्ष्मी शंकर जी छात्रों को देखना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार कहानी के अंत में उन्हें परिणाम प्राप्त भी होता है, अर्थात लेखक का दिन में देखा गया स्वप्न पुस्तक में तो पूरा हो ही जाता है, साथ ही साथ वास्तविक जीवन में भी पूरा होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि गिजुभाई ने दिवास्वप्न पुस्तक के माध्यम से अपने शैक्षणिक विचारों को समाज तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और उसका परिणाम यह मिला कि इस पुस्तक को पढ़कर शिक्षक व अभिभावक दोनों ने ही प्रेरणा प्राप्त की तथा अपने भीतर की कमियों को दूर कर सकारात्मक परिवर्तन किया। गिजुभाई शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए सदा याद किए जाते रहेंगे। दिवास्वप्न में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के गुणों का भी उल्लेख किया गया है। शिक्षक के गुण। कक्षा में जाने से पूर्व ही यह योजना बना लेना कि आज क्या पढ़ाना है तथा किस प्रकार पढ़ाना है। हर महीने पाठ्यक्रम में से कितना पढ़ाया जाना चाहिए तथा कितना पढ़ाया गया है, इसका लेखा जोखा अपने पास तैयार रखना। विद्यार्थियों के गुण। शिक्षक को उचित सम्मान प्रदान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, अनुशासित होकर कक्षा में बैठना तथा मिलजुल कर कक्षा में रहना। दिवास्वप्न में स्वार्थी व चापलूस शिक्षकों पर कटाक्ष किया गया है। वेणीलाल कहने लगे,
भैया प्रयोग करें कैसे, फुर्सत तो मिलती नहीं, ट्यूशन हमें करनी पड़ती है, शाम को रोज बड़े साहब के घर हाजिरी हमें देनी पड़ती है। इस पर शिक्षक लक्ष्मी शंकर का सुझाव। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक शालाओं में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एकनिष्ठा की, और बड़े साहब के घर रोज जाने की जरूरत ही क्या है। आप अच्छा काम करके दिखाइए, वे अपने आप खुश हो जाएंगे। खुशामद तो वे करते हैं जो काम नहीं करना चाहते। यदि पाठशालाओं में हम अपने छात्रों को अच्छी तरह पढ़ाएं तो किसी को ट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़े। हम नहीं पढ़ाते, इसी से तो ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। लक्ष्मी शंकर द्वारा जो विषय एक वर्ष की अवधि में पढ़ाए गए तथा जिन विधियों या वस्तुओं की सहायता से पढ़ाए गए वे निम्नलिखित हैं। विषय हिंदी भाषा एवं व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल, पदार्थ विज्ञान, पुस्तक वाचन, शारीरिक स्वच्छता, खेलकूद, व्यायाम, चित्रकला, पर्यावरण संबंधी स्वच्छता, अनुशासन व शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करना। शिक्षण विधियां तथा वे वस्तुएं जो इस कार्य में साधक बनी। शुद्ध लेखन, कहानी, खेल, पहेलियां, नाटक, भ्रमण, चित्र, सिनेमा, शारीरिक व्यायाम संबंधी विभिन्न क्रियाएं, शाब्दिक अंताक्षरी का खेल, टेलीस्कोप, ग्लोब, दूरबीन इत्यादि। दिवास्वप्न के अंत होने तक चौथी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा किया गया सर्वोत्तम प्रयास। इस कक्षा के विद्यार्थी भ्रमण के दौरान मिली तथा स्वनिर्मित वस्तुओं का संचय करते थे, जिसके कारण विद्यालय में एक अनूठा संग्रहालय तैयार हो गया। पुस्तकालय का निर्माण किया गया तथा अच्छी पुस्तकें पढ़कर विद्यार्थियों में साहित्यिक प्रवृत्ति उत्पन्न होने से वे छोटी छोटी कविताएं मासिक पत्र के लिए लिखने लगे। विद्यार्थियों ने 3 नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया। कचहरी में जाऊंगा, बुढ़िया तथा खरगोश। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले इनाम के स्वरूप का वर्णन किया। इस पुस्तक में प्रशासक वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि इनाम इस व्यवस्था के साथ दिया जाना चाहिए कि उसका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सके। दिवास्वप्न के एक संवाद द्वारा यह बात स्पष्ट होती है। व्यक्तिगत इनाम देने से विद्यार्थियों में अभिमान व निराशा पैदा होती है। निष्कर्ष, उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह आभास होता है कि दिवास्वप्न एक सफल डायरी नुमा पुस्तक है, जिसमें बाल मनोविज्ञान और शैक्षणिक विचारों को कथा शैली में प्रस्तुत करने वाले अप्रतिम लेखक गिजुभाई के अध्यापकीय जीवन के अनुभवों का सार छिपा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें तथा इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।